ये कहानी है मुकेश की। वो रात थी 1980 की। आप सुन रहे हैं नाइट 130 कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों, हमें रात रात भर जागकर एक एक कहानी लिखनी पड़ती है। और सच कहूं तो एक कहानी लिखने में बहुत मेहनत लगती है। कहानी आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अगली रात फिर से जागने की ताकत देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं एक किराए के कमरे में रहता था, जब मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात गहरी और काली थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन मोबाइल की हल्की रोशनी छत तक पहुंच रही थी। मैं पूरी तरह सोया नहीं था और पूरी तरह जागा भी नहीं। शरीर बिस्तर पर था, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नींद मुझे खींच रही हो और कोई और चीज मुझे रोक रही हो। तभी मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी वजह के। बस अचानक मैंने करवट बदली, चादर जरा और ऊपर खींची। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता है, लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा था, बहुत गलत। मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही नींद पास आती, सीने में घबराहट भर जाती, सांस गहरी हो जाती, दिल जरा तेज धड़कने लगता। मैंने खुद से कहा, बस थकान है, कुछ नहीं है। लेकिन दिमाग मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद मोबाइल अपने आप जल उठा। मैंने उसे छुआ भी नहीं था। स्क्रीन पे कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस रोशनी, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे जगा दिया हो। मैं उठकर बैठ गया, कमरे में नजर घुमाई। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ ठीक। फिर भी पीठ के पीछे अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। मैंने मोबाइल उठाया, तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था, सिर्फ एक लाइन, आज सोना मत। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैं हंसा, जबरदस्ती, किसी का मजाक होगा। लेकिन उसी पल कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, ऐसी हवा जो सांस के साथ सीने में चुभती है। मेरे सामने रखी कुर्सी थोड़ी सी हिली, जोर से नहीं, बस इतना कि नोटिस हो जाए। मैं उठा नहीं, मैं बोला नहीं, क्योंकि मन के किसी कोने में मुझे लगने लगा था, अगर मैंने ध्यान खींचा तो कुछ और हो जाएगा। मैं बस जागता रहा, आंखें खुली, सांस धीमी। कमरा जैसे मुझे देख रहा हो, दीवारें, छत, अंधेरा, सब। कुछ देर बाद मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। दूसरा मैसेज, लाइट मत जलाना। अब मेरे गले में सूखापन उतर आया। मैंने फोन नीचे रख दिया और उसी पल बिस्तर के नीचे से हवा का एक ठंडा झोंका निकला, जैसे कोई बहुत पास से गुजरा हो। मैंने चादर कसकर पकड़ ली, आंखें सामने टिकाए रखीं। मन में बस एक ही बात, दिखाना मत कि तुम डर रहे हो। उस रात कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो महसूस हुआ वो काफी था। सुबह जब उजाला हुआ तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरा, बिस्तर, कुर्सी, लेकिन मैं सामान्य नहीं था। बाहर निकलते वक्त मैंने पड़ोसी से हल्की सी बात की। उसने मुझे देखा और बिना कुछ पूछे बोला, पहली रात थी ना? मैं चौंक गया। उसने धीरे से कहा, यहां रात को नींद जल्दी नहीं आती। मैंने आगे कुछ नहीं पूछा, और शायद पूछना भी नहीं चाहिए था। अगले दिन कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर सुबह होता है। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, दीवारों पर हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन रात की हर बात मेरे अंदर अटकी हुई थी। मैं बाहर निकला और सीधा नीचे वाली दुकान पर गया। चाय के बहाने मैंने सवाल किया, ये कमरा पहले किसके पास था? दुकानदार ने चाय का कप नीचे रखा। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम था रघुवीर शर्मा। मेरे सीने में अजीब सी कसक हुई। मैंने पूछा, कहाँ गया वो?
दुकानदार ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर धीमे से बोला, वो गया नहीं, यहीं रह गया। मैंने कुछ नहीं कहा। वो खुद बोलता गया। शांत आदमी था, ज्यादा बात नहीं करता था, रात को जागता रहता था। मेरी उंगलियां कप पर कस गईं। क्यों? मैंने पूछा। दुकानदार बोला, कहता था नींद में कुछ गलत हो जाता है। मैं वापस कमरे में आया। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी जानी पहचानी घुटन महसूस हुई, जैसे ये जगह मुझे पहचानती हो। मैंने बैग नीचे रखा और कमरे को ध्यान से देखा। हर कोना, हर दीवार। और तभी मेरी नजर अलमारी के अंदर दीवार पर गई। वहां नाखून से खरोंचकर कुछ लिखा था। मैंने पास जाकर देखा। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे हाथ कांप रहा हो। लिखा था, मैं जाग रहा था, फिर भी। वाक्य अधूरा था। उस रात मैंने बिस्तर पर लेटने की हिम्मत नहीं की। कमरे के एक कोने में कुर्सी रखी और वहीं बैठ गया। लाइट जली हुई थी, लेकिन उजाला अब भरोसा नहीं दे रहा था। कमरा शांत था, इतना शांत कि अपनी ही सांसें अजनबी लगने लगीं। धीरे धीरे पलकों पर भारीपन उतरने लगा, नींद जैसे जबरदस्ती अपने साथ खींच रही हो। मैंने खुद से कहा, नहीं, अभी नहीं। पानी पीने के लिए मैं उठा। 2 घूंट ही पिया, लेकिन मेरा गला फिर सूख गया। कुर्सी माइनस अपनी जगह से हट चुकी थी। मैंने उसे हिलाया नहीं था। अब मेरे दिमाग में एक ही नाम बार बार घूमने लगा, रघुवीर शर्मा। वो भी ऐसी ही रातों में जागा रहता होगा, इसी कमरे में, इसी कुर्सी पर। यही सोचकर मेरी पीठ में ठंड उतर गई। मुझे अचानक एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मुझे देख रहा है, सामने नहीं, पीछे से। मैंने गर्दन घुमाने की हिम्मत नहीं की, बस आंखें बंद कर लीं, सिर्फ एक पल के लिए। और उसी पल दिल जोर से धड़क उठा। अगर आंखें ज्यादा देर बंद हुईं तो शायद फिर खुलेंगी ही नहीं। मैंने आंखें झटके से खोलीं। कमरा वही था, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था। अलमारी की तरफ मेरी नजर गई, जहां कल लिखा हुआ मिला था। अब वहां एक हल्की सी परछाई जमी हुई थी। पूरी आकृति नहीं, बस इतनी कि दिमाग इसे नजरअंदाज न कर सके। मैंने खुद से कहा, यह थकान है, बस दिमाग का खेल। तभी मोबाइल की स्क्रीन धीरे से जली। कोई कॉल नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक लाइन, रघुवीर शर्मा भी यही सोचता था। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने फोन नीचे रख दिया और वहीं बिना हिले बैठा रहा। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था, रघुवीर शर्मा इस कमरे में अकेला नहीं मरा था। और अगर मैं सो गया तो शायद ये कमरा एक और नाम याद कर लेगा। उस पल कमरे में कुछ बदला नहीं, बदला सिर्फ मेरा एहसास था। अब ये साफ था, ये कोई भ्रम नहीं था। अलमारी के पास जो परछाई अब तक अधूरी लग रही थी, वो धीरे धीरे पूरी होने लगी, जैसे किसी शरीर ने अंधेरे से खुद को अलग कर लिया हो। अब वो सिर्फ धब्बा नहीं थी, उसके कंधे थे, उसकी गर्दन थी, और सिर थोड़ा झुका हुआ, जैसे वो मुझे ठीक से देखना चाहती हो। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। भागने का ख्याल दिमाग में आया, लेकिन शरीर मानने को तैयार नहीं था। मुझे रघुवीर याद आया। अब समझ में आया कि उसकी आंखें मरते वक्त खुली क्यों थीं। वो सो नहीं रहा था, वो देख रहा था। परछाई एक कदम आगे बढ़ी। कमरा अस्पताल के वार्ड जैसा लगने लगा। और मैं अब किराएदार नहीं था, मैं अगला मरीज था। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। उसकी आंखें नहीं थीं। मुझे उसका चेहरा एक पल ही दिखा था, चेहरा इतना भयानक कि मेरी रूह कांप गई। लेकिन फिर भी मुझे महसूस हुआ, वो मुझे देख रही है। मेरे अंदर एक ही ख्याल बचा, अगर अभी आंखें बंद की तो शायद फिर कभी खुलेंगी नहीं। मैंने पूरी ताकत से खुद को जगाए रखा। पलकें जल रही थीं, दिमाग टूट रहा था, लेकिन मैं नहीं सोया। परछाई वहीं रुक गई,
जैसे इंतजार कर रही हो। फिर धीरे धीरे वो कमरे की दीवार में घुलने लगी। जब उजाला फैला तो कमरा फिर वही था, खाली, शांत। मैं जिंदा था, लेकिन अंदर से कुछ बदल चुका था। मैं उसी सुबह कमरा छोड़कर चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी जब नींद बहुत गहरी होने लगती है तो मुझे लगता है वो परछाई अब भी किसी कमरे में किसी और का इंतजार कर रही है, क्योंकि कुछ जगहें लोगों को नहीं मारती, वो बस देखती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।